नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मन्नू भंडारी जी की कहानी बाहों का घेरा। कहानी समाप्त करके कम्मो ने पत्रिका बंद कर दी। ऐसी रोमांटिक कहानी तो उसने अरसे से नहीं पढ़ी थी, पर फिर भी उसे लगा जैसे उसके मन का अवसाद गहरा हो आया है। एक अजीब सा शूल उसको चुभने लगा। 8 बज गए, मित्तल अभी तक ना लौटा। सोचा फोन करके पूछ ले कि कब तक आएंगे। माँ जी शोन को लेकर सो चुकी थी। कम्मो ने बड़े ही शिथिल हाथों से नंबर मिलाया और बड़ी ही व्यस्त और घबराहट भरी आवाज सुनाई दी। ओह तुम रुको, ठहरो। फिर जरा अस्पष्ट सा स्वर सुनाई दिया। 500 गांठ खरीद लो, 500। वह जानती है कि मित्तल दोनों कानों पर फोन रखकर बात करता है। हाँ सुनो भाई, रात को ना आ सकूंगा, मार्केट बेहद डावाडोल हो रहा है, पल पल के टके टूट रहे हैं। हेलो, 3.5 का भाव। कम्मो ने चोंगा पटक दिया और नौकर से कह दिया कि खाना उठाकर रख दे, वे लोग नहीं खाएंगे। मन का क्षोभ इतना अधिक बढ़ गया था कि उसे पूरी तरह महसूस करने की सामर्थ्य उसमें न रही थी। भाव ताव, खरीद बेचो, व्यस्तता अधिक व्यस्तता। उसने खिड़की का पर्दा एक और को सरका दिया। शिक्षों के पार आसमान में पूरा का पूरा चांद दिखाई दिया। हल्के बादलों की परत के नीचे चांद बड़ा निस्तेज सा लग रहा था। शिक्षों के पार का चांद कम्मो को बंदी की तरह दिखाई दे रहा था। इस कैद ने ही शायद उसकी चमक हर ली। पर्दा वापस खींचकर वह छत पर चली गई। मुंडेर पर खड़े होकर वह कभी आसमान को देखती तो कभी उसकी महक को। महक में बड़ा सम्मोहन था, पर वह उसके मन की शून्यता को ना भर पा रहा था। बादलों की आवाज, और जब बादल छट गए तो उस पर चारों तरफ चांदनी छिटक गई। पूरा चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। कम्मो को पूरा चांद कभी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं लोगों को इसमें क्या सौंदर्य दिखाई देता है, जो अपने आप में ही पूर्ण है, उससे जिसे किसी की अपेक्षा नहीं। कितना संतुष्ट है वह अपने आप में, तो फिर उसमें सौंदर्य कैसा। दूज का चांद, पतली अर्ध चांद। एक बार देखो, एक बार किसी को बाहों में घेर करके देखो, किसी को अपना बना करके देखो। कहानी की कुछ पंक्तियां उसके मस्तिष्क में कौंध गईं। कोहरे भरी चांदनी एक विचित्र सी सिरहन उसको जगा देती है मन में। लंबे लंबे वृक्षों की टहनियों को चीर कर बने हुए चांदनी के गोरख धंधे के बीच वह बैठा था, विकल, प्रतीक्षातुर। तभी श्वेत वस्त्रों में लिपटी, खुले केशों की सुरभित लटें लहराती हुई बालें आई और फिर दोनों उसमें बंध गए, मानो युगों से बिछड़ी हुई भटकती आत्माएं एक हो उठी हों। मन की खिन्नता और शिथिलता के बावजूद कम्मो ने शरीर में एक अजीब सा तनाव महसूस किया। जाने क्या था जो ऊपर से नीचे तक सनसना रहा था। वह नीचे उतर आई और पलंग पर औंधी लेट गई। तकिए को उसने कसकर अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे मन का क्षोभ ग्लानि में बदलने लगा। वह क्यों यह सब सोचती है? वह विवाहिता है, 2 वर्ष के बच्चे की माँ है। यह सब सोचना, यह सब चाहना उसके लिए अनुचित है, पाप है। वह जब पढ़ती थी, डायरी लिखा करती थी। विवाह के बाद भी कुछ महीनों तक यह क्रम चला, पर फिर उसने बंद कर दिया। जैसी बातें उसके दिमाग में उठती थी और आज भी उठती हैं। क्यों लिखती है वह सब? क्यों लिखना छोड़ दिया उसने? पर बातों का उठना कहाँ छूटा, बल्कि अकेलेपन ने, जीवन के इस रवैये ने उसे और भी अधिक भड़का दिया। ये अनअभिव्यक्त भावनाएं जो उसकी थीं, इच्छाएं अब रात दिन उसे मथा करती। किसी की बाहों में भर कर अपने को उसमें लय कर देने की और उसका संपूर्ण पा लेने की अतृप्त चाह एक अभिशाप की तरह उसके मन में छाई रहती। सालों पीछे छूटा हुआ उसका बचपन उसे याद आने लगा। वह शायद 5 वर्ष की रही होगी। उसकी सौतेली माँ 1 साल की टुन्नी को सारे दिन छाती से लगाए लगाए घूमती। उसकी हर बात, हर अदा पर निछावर होकर उसे गले से लगा लेती और बाहों में भरकर चुम्बनों की बारिश कर देती। कम्मो के अबोध मन में बड़ी लालसा उठती कि माँ ऐसे ही उसे भी प्यार करे। वह सकुचाती सी माँ के पास जा खड़ी होती। माँ कभी प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा देती या बाल सहला देती, बस। पिताजी आते तो वे भी टुन्नी को ही प्यार करते, सीने से लगाकर। कोई उसे प्यार न करता। शायद वह अब बड़ी हो गई थी, पर कभी तो वह भी छोटी रही होगी। तब शायद उसे भी किसी ने ऐसे ही प्यार किया होगा। उसके गालों पर असंख्य चुंबन बरसाए होंगे।
पर उसे तो ऐसा कुछ याद ना आता। कितना अच्छा होता उस सब की याद उसे होती और उस याद के सहारे वह कुछ संतोष पा लेती। स्मृति पटल पर फिर एक चेहरा उभरता है, मोटे फ्रेम का चश्मा, रूखे बिखरे बाल, दो भावपूर्ण सतेज आंखें जो हर समय उसे देख देख कर पुलकित रहा करती थी, उसे उसकी उम्र और सोई भावनाओं के जाग उठने का एहसास कराती। नोट्स और पुस्तकों के आदान प्रदान को सूत्र बनाकर शैलेन उसके निकट आया था। आरंभ में औपचारिकता में लिपटी चंद बातें, धीरे धीरे औपचारिकता का आवरण हटा, मन की सारी मधुर भावनाएं वेग की तरह फूट पड़ी। 18 वर्ष की उम्र के प्यार की अछूती कुंवारी भावनाएं 10-10 पृष्ठों के पत्र में भी ना बांधे बंधती। जितना रस ढलता लगता उससे दुगना मन में ही रह जाता। रात में पत्र किताब के बीच रखकर पढ़ना, बार बार पढ़ना और फिर उन्हीं कल्पनाओं में विभोर हो जाना। कम्मो, तुम्हारे बिना मैं कितना अकेला हूँ, असहाय हूँ। हर क्षण उस दिन की प्रतीक्षा करता हूँ जब तुम्हारी बाहों के घेरे में बंधकर मेरे सारे संताप दूर हो जाएंगे, जब मैं अपने अस्तित्व को मिटाकर तुम में लीन हो जाऊंगा। फिर हम दो ना रहेंगे कम्मो, एक हो जाएंगे, बिल्कुल एक। और तब कम्मो लेटे लेटे ही महसूस करती कि उसका संपूर्ण अस्तित्व ही जैसे गलकर बहा जा रहा है, जैसे वह हाड़ मांस की ठोस वस्तु ना होकर तरल हो गई है और किसी में मिलती जा रही है। उसका सारा शरीर झनझनाता, रगों में बहता रक्त खौलने लगता, फिर भी शरीर और मन पर जैसे चंदन का लेप होता रहता। इन दिनों जैसी असहाय जलन उसने महसूस कभी नहीं की। तब शायद प्रतीक्षा थी, एक आशा थी, और अब कितना अरसा हो गया इन सबको। शैलेन का चेहरा धुंधला होते होते पुछ सा गया, पर वह अनुभूति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। कच्चे मन में उठी हुई वे कामनाएं अतृप्त रहकर आज भी उतनी ही बनी हुई हैं। लाख प्रयत्न करके भी उन्हें दबा नहीं पाती। वे ही निरंतर उसे दबाती रहती हैं और वे ही बड़ी असहाय सी बेबसी टीसती रहती हैं, कर्राती रहती हैं। घड़ी ने टन टन करके 10 बजा दिए। कम्मो ने करवट बदली तो देखा चांदनी काफी चटक हो चली थी। उसका चौंधना उसे अच्छा ना लगा। उठकर उसने खिड़की बंद कर दी, सुराही से पानी पिया, पर मन की जलन शांत ना हुई, न शरीर का तनाव। हरी थकी सी दोनों हथेलियों में सिर थामकर वह कुर्सी पर बैठ गई। वह क्यों यह सब सोचती है? कितनी घिनौनी बातें हैं ये सब। शायद ही कोई नारी इस तरह सोचती होगी। 18 वर्ष का वह प्यार एक आवेग ही तो था। घर में भनक पड़ते ही उसकी शादी तय कर दी गई और थोड़े आंसुओं से में उसका सारा प्यार बह गया। शैलेन की जगह एक चेहरे के इर्द गिर्द उसकी सारी भावनाएं केंद्रित हो गई थी। शादी वाले दिन उसने सारे पत्र फाड़ फेंके थे, पर अब उन पत्रों की याद उसे जब तक फाड़ती रहती है, बेदीदी रहती है। उसे आश्चर्य तो इस बात पर होता कि उससे शैलेन की याद नहीं आती, बस केवल पत्रों की पंक्तियां, उन पंक्तियों से झांकती हुई भावना और उन भावनाओं को साकार करने वाले चित्र। कोहरे भरी चांदनी, प्रतीक्षातुर आंखें, आलिंगन तुर बाहें, और वह खुली रहती। दोहरी धूल के नीचे उसका मन सिसकता रहता, अतृप्त की धूल और अपराध सी भावना की धूल। कम्मो सवेरे उठी तो किसी तरह याद ही नहीं पा रही थी कि वह कुर्सी से कब बिस्तर पर आ गई। उसे पता नहीं कब मित्तल आकर सो गया, और जैसे ही कम्मो उठी उसने सुना, जाग गई। मित्तल शायद सो नहीं रहा था। अरे रात तो जानती हो गजब हो गया, कईयों के दिवाले निकल गए और कईयों लखपति बन गए। कम्मो ने ना किसी तरह की जिज्ञासा दिखाई और ना ही कौतूहल। अपने तो समझ लो 10,000 बन ही गए, बस एक ही चिंता है। 2 को बहुत बड़ा घाटा हुआ और उनका सौदा अपनी मार्फत था, कहीं वे रुपए ना दे तो। ऐसे में अक्सर लोग दिवाला निकाल देते हैं। देखो, अंगड़ाई लेकर मित्तल उठ बैठा। कम्मो सौदा वौदा भाव ताव समझती ना थी। जब तब मित्तल उसे समझाने की कोशिश करता तो उसे बेहद ऊब लगती। मित्तल को कम्मो से शिकायत थी कि कम्मो उसके काम में दिलचस्पी नहीं लेती। आजकल तो औरतें शेयर मार्केट में धड़ल्ले से बिजनेस करती हैं। कम्मो यदि दिलचस्पी ले तो वह अपना बिजनेस थोड़ा और बढ़ा ले, पर उसने कभी दिलचस्पी दिखाई नहीं। कौन मित्तल ही उसकी भावनाओं को समझता है, जो उसका दर्द समझता है। चाय जल्दी ही बनवा दो, अभी ही निकलना पड़ेगा। और तौलिया लेकर मित्तल फुर्ती से बाथरूम में घुस गया। 10,000 के फायदे ने रत जगह की थकान को पूरी तरह से सोख लिया था। मित्तल चला गया। माँ जी ठाकुर द्वारे में पूजा करने घुस गई तो कम्मो अखबार लेने बाहर बैठक में आई। मुनीम जी शेव कर रहे थे। शोन को बता रहे थे, हाँ तो बेटा हम लोग भी चांद में चलेंगे, वहां अपना एक मकान बनवा लेंगे, एक गाड़ी खरीद लेंगे। कम्मो ने होठ काट लिया। सारी दुनिया के मनहूस सारे इसी घर में आकर बस गए। चांद में अपना मकान बनाएंगे, वह भी वहां पर भी रहा करेंगे। पता नहीं क्यों
चांद में जाने की बात कम्मो को कभी अच्छी ही नहीं लगती। ना जानने का भी तो एक आकर्षण होता है चांद। चांद को जान लिया मानो चांद का सारा रोमांस ही समाप्त कर दिया। उसे लगा थोड़े ही दिनों में दुनिया का सारा रस सूख जाएगा। कितनी ही बार उसे लगता था कि एक दिन वह उठेगी तो देखेगी कि घड़े का पानी, गिलास का दूध सब जम गया है। घर में कहीं तरलता ही नहीं है, सब कुछ ठोस हो गया है, एकदम जड़। क्यों नहीं हो जाता ऐसा? जिस दिन ऐसा हो जाएगा वह भी जड़ हो जाएगी, तभी शायद इस यातना से भी मुक्ति मिलेगी। पोस्टमैन दरवाजे में घुसा तो एक पैर पैडल पर और एक हवा में झुलाता हुआ पोर्टिको तक चला आया। कम्मो उठकर पोर्टिको में आ गई। 2 पत्र थे, एक उसके नाम का, लिखाई वह पहचान गई। शम्मी का पत्र है। खोला तो देखा शम्मी के साथी भाभी जी ने भी कुछ पंक्तियां लिख रखी थी। कम्मो, शम्मी की शादी नवंबर में तय हो गई है। अभी दशहरे की छुट्टियां हैं, सो इसे तुम्हारे पास भेज रही हूँ। इसे वहां से कपड़े खरीदवा देना और कुछ घर का जरूरी सामान दिलवा देना। सारा काम तुम पर छोड़ती हूँ, तुम्हारी भाभी। अगले महीने ही शम्मी की शादी है। शम्मी का आना कम्मो को अच्छा लगा। यूं 3 साल से उसे नहीं देखा, पर जब देखा था उसे शम्मी बहुत पसंद आई। बेहद शौकीन तबीयत की, दिलखुश लड़की। सचमुच 2-3 दिन में मन पर जो असह्य बोझ सा महसूस कर रही है, उसे शम्मी जैसी लड़की शायद दूर कर सके। और दूर तो क्या कर सकेगी, पर हाँ, कुछ समय के लिए भूल जरूर जाएगी, वरना उसका बोझ तो। शम्मी आई तो कम्मो को लगा जैसे 19 साल की उम्र में होने वाले विवाह ने उसके गालों में गुलाबी कूंचियां फेर दी हैं। आंखें हैं, कहीं स्थिर ही नहीं सकती, और होठों से अकारण हंसी फूट फूट पड़ती है। कम्मो को शम्मी का यह रूप बहुत अच्छा लगा। बड़ी दुलार से बोली, अरे तू तो एकदम बदल गई शम्मी। कहाँ, वैसी ही तो हूँ, शम्मी हंस दी। खाने बैठी तो शम्मी ने बताया, चाची जी छुट्टियां कुल 10 दिन की हैं, बस इसी में सारा सामान दिला दीजिए, लिस्ट मैंने बना रखी है। कम्मो देख रही थी कि कहीं झेप संकोच का नाम नहीं, उत्साह जैसे छलक पड़ रहा था। छुट्टी नहीं है तो और ले ले, शादी क्या बार बार होती है, समझ लीजिए। अरे आगे तो लेनी ही है, दक्षिण जाने का प्रोग्राम बना है, समझ लीजिए महीना भर तो लग ही जाएगा। ओहो, तो प्रोग्राम सब बना रखे हैं, बहुत ही चिट्ठियां पत्रियां चलती हैं शायद। कम्मो के स्वर में उल्लास अवश्य था, पर वह कहीं कुछ महसूस कर रही थी कि उसका मन बुझता जा रहा था। कल जानती हैं इंदर भी आ रहे हैं, संयोग की बात देखिए, उन्हें भी ऑफिस के काम से आना पड़ा। झूठी कहीं की, लगता है दोनों घुटे हुए हो। भाभी जी को चरका तो देकर नहीं आई। कम्मो इस दुस्साहस पर चकित थी। आपकी कसम चाची जी, मैंने अपना प्रोग्राम सवेरे ही डाक से पोस्ट किया था और शाम को डाक से यह खबर मिली। अम्मा को बता भी दिया कि ये भी आएंगे। वे तो वहां भी आ चुके थे 2 बार। तभी माँ जी आकर बैठ गई। उनके पीछे पीछे हाथ में बैट बॉल लिए शोन था। अपने बड़े बेटे के परिवार में माँ जी कभी नहीं गई, ना उनकी वहां पर पड़ती थी, फिर भी घर आई पोती से बात तो करनी ही थी। शम्मी शोन को गोदी में उठाकर प्यार करने लगी और सिर्फ हाँ हूं में माँ जी की बातों का जवाब देती रही। कम्मो उठकर अंदर चली गई। शम्मी ने मिलकर उसकी बातें सुनकर सचमुच ही कम्मो को बहुत अच्छा लगा जैसे भयंकर उमस के बाद ठंडी नम हवा का एक झोंका सा आया है। पर इस हवा में उसके मन की आग को और भी भड़का दिया। समय की परतें उतर गईं और रह रहकर अपनी शादी वाला दिन याद आने लगा। शैलीन की याद को धो पहुंचकर उसने कितनी उमंग से अपनी विवाहित जीवन में प्रवेश किया था। अपनी सुहाग रात का अजीब सा चित्र उसके मन में अंकित हो चुका था। हो सकता है किसी सिनेमा का दृश्य ही उसके मन पर आ गया हो, फिर भी वह एक स्वप्न था। खिड़कियां और दरवाजों पर लटकते हुए मोर पंखी रंग के पर्दे, दूधिया चादर, मोगरे के फूलों की लटकती हुई झालरें, श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई वह और नीले रंग का जीरो का पावर का बल्ब, सब कुछ बड़ा एनर्जेटिक। फिर उसी इंद्रजाल की माया के नीचे किसी के बलिष्ठ बाहों में कसी हुई वह, पर वैसा कुछ भी ना हो। ये होने को तो सभी कुछ हुआ, पर कम्मो ने महसूस किया कि मित्तल बहुत जड़ है, बिल्कुल यांत्रिक। उमंग, उत्साह, प्यार की गर्मी बना देने वाली आतुरता, कहीं भी कुछ नहीं। उसका मन विरक्ति से भर गया। 2 दिन में ही पुरानी पड़ गई। चढ़ने से पहले ही नशा उतर गया। हर दिन आता, मित्तल की यही अधिक जड़ता अधिक खिन बनाकर चली जाती। वह चुपचाप रो लेती, पर बेचो खरीदो, हानि लाभ के बीच किसी को उन आंसुओं को देखने की फुर्सत भी नहीं थी। उन्हें पहुंचता तो कैसे। मित्तल आया तो 2-4 औपचारिक बातें शम्मी से कर ली। कम्मो ने बताया कल इंदर भी आने वाले हैं, तो कह दिया अच्छा। फिर एक क्षण रुककर पूछा, किस गाड़ी से आएंगे, तुम जाकर ले आना,
मैं तो बताऊं क्या? कोई जरूरत नहीं है कुछ बताने की, मैं लेती आऊंगी, खींच कर शम्मी ने पूछा। दोपहर में माजी शोन को लेकर अपने कमरे में जाकर सो गई तो शम्मी ने पूछा, शोन सारे दिन माजी के पास ही रहता है? हाँ, हुआ है तब से उन्हीं के पास रहता है, मैंने तो जाना ही नहीं बच्चा पालना कैसा होता है। बिना एक रात भी जागे, 2 साल का हो गया, दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं। चलिए, आप पर तो मेहरबानी है, वरना हम सब लोगों पर तो दादी शुरू से ही बड़ी नाराज रही। कम्मो के मुंह से एक ठंडी निश्वास फूट पड़ी। धीरे से बोली, इनका ऐसा ख्याल है कि जिस दिन मेरी सगाई का शगुन उनके घर में आया उसी दिन से इनके घर में लक्ष्मी ने वास कर लिया। इसी से बड़ी प्रसन्न है, पर किसे बताऊं। और फिर वह चुप हो गई। शम्मी ने प्रसंग बदल दिया। उसे अपने बारे में शायद इतना कुछ कहना था कि किसी और की भावनाओं को सुनने समझने का अवकाश ही नहीं था। वह विभोर होकर अपने ही इंदु के परिचय प्रणय संबंध की बातें करती रही और कम्मो सोचती रही, यह 19 साल की है और वह 24 की, फिर भी क्या वह इतना बुढ़ा गई है? पर कहाँ, बुढ़ाई कहाँ, बुढ़ा जाती तो कितना अच्छा होता और इंद्रियों की भांति वह आवेग और उसके आवेग भी शिथिल हो जाते। सारे दिन खरीद फरोख्त करके इंदु, शम्मी और कम्मो नीरा में चाय पीने बैठे। कम्मो बराबर ही अपने साथ ही लेने पर पछता रही थी। उसके बीच उसने अपने को एक अनचाहे अनावश्यक व्यक्ति की तरह ही महसूस किया। उसकी उपस्थिति को भूल दोनों आपस में ही मग्न थे और व्यर्थता का यह बोध अपमान की सीमा तक पहुंच गया जब आपस में कुछ इशारेबाजी करके बहुत ही विनय और मिन्नत के स्वर में इंदु ने कहा, चाची जी कल तो मैं चला ही जाऊंगा, 2 घंटे के लिए शम्मी के साथ छुट्टी देंगी? मतलब मैं चली जाऊं? भरसक अपने को संयत रखकर उसने पूछा। ना ना ना, घर मत जाइए वरना दादी जी जान निकाल देंगी। शम्मी बोली। फिर कुछ सोचकर कहा, आप किसी परिचित के यहाँ 2 घंटे नहीं बिता सकती? फिर सब लोग साथ साथ घर चले जाएंगे। क्रोध और अपमान में कम्मो का चेहरा सुर्ख हो गया। खुद तो रंगरेलिया करेंगे और मुझे कोई लौंडी बांदी समझ लिया है? मैं इनकी चाची होती हूँ, निर्लज कहीं के, अपनी ही करनी थी तो डरते क्यों हैं? उसने पर्स में से रुपए निकालकर बिल के साथ पटक दिया और अपने को भरसक संयत करके कहा, कोई किसी की जान नहीं निकालेगा, तुम लोग घूम कर आओ, मैं जाती हूँ। और वह लौट पड़ी। बचे हुए रुपयों के लिए भी वह नहीं ठहरी। जाने क्यों उसे कुछ कुछ उम्मीद थी कि शम्मी उसे आवाज देगी। आखिर वह उसके लहजे को समझ गई। वह नाराज होकर जा रही है, पर किसी ने उसे आवाज नहीं दी। सब व्यर्थ, सचमुच किसी को उसकी अपेक्षा नहीं। गाड़ी में बैठी तो आंसुओं के पार उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। घर आकर उसने किसी से कोई बात नहीं की। माँ जी शम्मी और इंदु के रवैये से यूं ही बौखलाई हुई थी। कम्मो को अकेला देखा तो उसी पर बरस पड़ी। अरे तो उन दोनों को अकेला छोड़ाई, इस घर में लाशरम तो रह नहीं गई। इस लड़के ने तो सारे घर को ऐसा बिगाड़ा है कि कम्मो का मन वह साफ कह दे, वह किसी को नहीं छोड़कर आई, वही उसे छोड़कर चले गए। पर चुप रह गई। मेरा जुकाम के मारे सर फटा जा रहा था। शोन को बैठकर खिला दे। और सिर पर कसकर पट्टी बांधकर वे अपनी खाट पर जाकर बड़बड़ाने लगी। शोन जिद करने लगा तो कम्मो ने खींचकर उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। जिद्दी कहीं का, हर बात में रोना रोना रोना। शोन की चीख सुनकर माजी झपट कर आई। हट यहाँ से, खाना खिलाने बैठी है, सो रुला दिया। और वे शोन और उसकी थाली लेकर अपने कमरे में चली गई। शोन की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर कम्मो का मन टीस उठा। अकारण ही मार दिया बेचारे को। उसका मन हुआ जाकर उसे प्यार कर ले। मित्तल आया तो वह लेटी हुई थी। शम्मी लौट आई थी और इंदु फिर कहीं चला गया था। सब अपने अपने कमरे में चुप थे, पर घर में एक तनाव था। कपड़े बदलते हुए मित्तल ने कहा, माँ जी को तो बुखार आ गया, शायद फ्लू है। लेटे लेटे ही कम्मो ने जवाब दिया। कल डॉक्टर को फोन करके बुलवा लेना। कम्मो चुप। और ये शम्मू और इंदु का क्या है? माँ जी बहुत नाराज हो रही हैं। ठीक है, नए जमाने के, फिर भी एक मर्यादा तो होनी ही चाहिए। नए जमाने के तो हम भी हैं। फिर एक क्षण रुककर बोला, और तुम क्यों उन्हें अकेला छोड़कर आई? तुम तो बड़ी समझदार बनती हो, ख्याल रखना चाहिए था। कम्मो ने गुस्से से होठ काट लिए। उसकी आंखें छलछलाईं। मन तो हुआ कि कोई बेहद कड़वी बात कह दे, पर पी गई। मन की कटुता को व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं थे उसके पास। मित्तल ने कपड़े बदल लिए तो कम्मो ने केवल इतना कहा, खाना खा लीजिए, मेरा सिर दर्द है। क्यों, तुम्हें तो कहीं फ्लू नहीं हो गया? और उसने कम्मो के सिर पर हाथ रखा। नहीं, ये थकान की वजह से है। उसने करवट बदल ली। सब सो गए थे, पर कम्मो को नींद नहीं आ रही थी। कोई खास बात नहीं हुई थी, पर फिर भी उसे लगा कि जैसे किसी ने बड़ी निर्ममता से उसके सारे घावों को कुरेद दिया। क्यों आए शम्मी और इंदु? वह बड़ी है, उसे समझना चाहिए था। 24 साल की उसकी उम्र, सबको वह बुढ़िया दिखाई देने लगी। कभी उसे शम्मी इंदु पर ही क्रोध आता। इतनी ही बेसब्री है तो कर लो ना शादी। शादी के पहले मर्यादा तो निभानी ही पड़ेगी। पर वह यह स्वयं समझ ना पा रही थी कि उसके प्रति इतना आक्रोश वास्तविक क्रोध था या ईर्ष्या जनित क्रोध।
अजीब सी बेचैनी से विकल होकर कम्मो उठ बैठी। इच्छा हुई छत पर चली जाए। बाहर बिखरी शीतल चांदनी में मन का संताप धो गए। रात में पागलों की तरह अकेले छत पर टहलना, सूनी नजरों से आसपास को देखना, लड़ते रहना, यही उसके यौवन का प्रारंभ था। मित्तल बेखबर सोया था, घुटनों की छाती में सिकुड़कर। कम्मो को लगा शायद इन्हें सर्दी लग रही है। उसने पास पड़ी चद्दर उसके पैरों पर डाल दी और स्लीपर पहनकर धीरे से दरवाजा खोला। पीछे से बरामदे में अंधेरा छाया हुआ था। वह 2 कदम आगे बढ़ी कि ठिठक कर रह गई। सीढ़ियों के पास ही घुटी हुई 2 छायाकृतियां। वह पीछे हट गई, अपने को दरवाजे से सट गई। इतना दुस्साहस! इंदु के सीने में शमी का मुंह निकला और 4 अधर मिले तो मिले ही रह गए। 4 बजे एक बार फिर आना, जरूर आना, कल तो मैं चला ही जाऊंगा। कम्मो ने अस्पष्ट से स्वर सुने। मन की जलन को दुगनी करके वह अपने बिस्तर में घुस गई। निर्लज, बेहया कम्मो सो नहीं सकी। उसका सारा शरीर ऐंठता रहा और रोती रही, दुख से, क्रोध से। एक अजीब सा विचार उसके मन में आया। 4 बजे वह चली जाए, पीट करके खड़ी हो जाए और यदि 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 छी! उसने घृणा से अपना ही होठ काट लिया। पर फिर भी उसके सामने इंदु मछलियां उभरी बाहें साकार हो गई। यह इच्छा मन में टक्कर मारती रही। 4 बजे उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जाए, एक बार देखे तो। पर पिछले 6 वर्षों में वह जिस प्रकार अपने को नियंत्रित करती आ रही थी, कर गई और पड़ी रही। दूसरे दिन इंदु को छोड़कर लौटे तो 5 बज गए थे। मित्तल स्टेशन से ही मार्केट चला गया और शम्मी अपने कमरे में पलंग पर जाकर लेट गई। वह रात भर सोई नहीं थी, सो हो सकता है नींद ही आ रही हो। सोई तो कम्मो भी नहीं थी, पर फिर भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सवेरे से उठी तब से ना उसे नींद है, ना भूख है, ना प्यास। बस वह मशीन की तरह काम करती गई। अम्मा की मालिश, दवाई, इंदु के साथ जाने का खाना। आज शोन को भी इसी ने तैयार किया। थोड़ा रोया तो सही, पर हो गया। शाम को अम्मा का बुखार तेज हो गया। अम्मा ने कहा, कम्मो शोन सो जाए तो अपने कमरे में ले जाना। यह बुखार अच्छा नहीं है, कहीं इसे न लग जाए। कम्मो ने कहा। मित्तल आया तो अपने हाथ से परोस कर खाना खिला दिया। फिर अम्मा की छाती पर मालिश करके आधा घंटे तक सेक कर उन्हें भी सुला दिया। शम्मी के कमरे में जाग कर देखा, वह सो चुकी थी। एक क्षण चुपचाप उसका चेहरा निहारती रही, फिर हल्के से हाथ रख उस पर चादर डाल दी। देख लिया कि पानी और गिलास रखा है, तब अपने कमरे में लौट आई। सवेरे से लेकर अब तक वह सारे काम यंत्रवत करती रही, मानो वह नहीं है वह। उसके मन में कोई व्यथा ना थी, कोई चाह। वह रात में जैसे ही बिस्तर पर लेटी, जड़ता गलने लगी। प्रयास करके जमाई गई मन की परतें टूट टूट कर बिखरने लगी। फिर वही ललक, फिर वही चाह, नसों का तनाव, बदन की ऐंठन। उसकी आंखों से टप टप आंसू की गरम गरम बूंदें ढलक गई। याद आया, बचपन में भी वह ऐसे ही बिस्तर पर पड़कर रोया करती थी और माँ का चेहरा और माँ की बाहें उसके सामने उभर उभर आती थीं और उसका मन होता था कि वे बाहें उसे कस लें, पर उन्होंने उसे कभी नहीं कसा। वे केवल मन को टीसती ही रही। पत्र पढ़ती और शैलेन का चेहरा उभरता। शैलेन के शब्द कानों से टकराते थे। कम्मो, मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हूँ, कितना असहाय, मुझे अपनी बाहों के घेरे में बांध लो कम्मो। और तब उसका मन होता शैलेन को एक छोटे बच्चे की तरह अपनी छाती में दुबका ले और कहते, तुम असहाय नहीं हो शैलेन, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी कम्मो हूँ, तुम्हारी हूँ। और शादी के बाद कितना बड़ा आघात लगा उसकी कल्पनाओं को। हनीमून की कल्पना, बंद कमरे में घंटों मौन, एक दूसरे को निराहने की कल्पना। कई बार वह जानबूझकर 10-11 बजे तक सोने नहीं जाती। सोचती कि घुसते ही मित्तल मुंह फुला लेगा। कहाँ इतनी देर कर देती हो, राह देखते देखते मर गया। क्या काम रहता है ऐसा तुम्हें भीतर? पर कुछ नहीं था वैसा। उसे कभी लगा ही नहीं कि मित्तल को उसकी चाह है। यूं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ मशीनी ढंग से होता है, पर वह तृप्त नहीं हो पाती। भावनाओं की जो एक मिठास है, वो नहीं हो पाती। रात में जब मित्तल सो जाता तो वह पास पड़ी पड़ी उसे देखा करती और फिर रो पड़ती। एक ही ललक उसके मन को भेदती रहती कि कुछ ऐसा हो जाए कि मित्तल की यह सारी जड़ता, सारी यांत्रिकता एक झटके में से दूर हो जाए और वह पागलों की तरह उसे अपनी भुजाओं में कस ले, अपने सीने में समेट ले और फिर उन्मत्त सी वह उसके सिर पर अपनी छाती में छिपा ले, उसके गले में बाहें डाल दे, दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर दे। पर ऐसा कभी नहीं हुआ और कम्मो के दिल दिमाग पर मित्तल का चेहरा, उसकी बाहें, उसका सीना छाया रहता और मन में शूल सा चुभने लगता। और आज उसके सामने ना माँ का चेहरा उभर रहा है, ना शैलेन का, ना मित्तल का। सब चेहरे मिट गए। रह गई तो सिर्फ एक चाह, एक ललक कि कोई हो, कोई भी उसे जो कसकर अपनी बाहों में समेट ले। उसकी आंखों में प्यार हो, अपूर्णता हो, कम्मो को पाने की पिपासा हो और अपने को पूर्ण बनाने के लिए वह कम्मो को इतना भींचे कि कम्मो की हड्डियां चरमरा जाए, उसका दम ही घुट जाए।
4 रात हो गई वह बिल्कुल नहीं सोई। यूं भी नींद उसे नहीं आती है, जलन चुभन सोने ही नहीं देती, पर इधर तो वह एक पल भी नहीं सोई। वह कितना चाहती है कि एक गहरी नींद ही आ जाए, इतनी लंबी, इतनी गहरी कि कुछ समय के लिए तो यह भारीपन दूर हो जाए। उसने औंधे लेटकर अपना मुंह कसकर तकिए में गड़ा दिया। वह जैसे होगा सोने का प्रयास करेगी, पर तभी पास लेटा शोन जोर से चीख कर रो उठा। पता नहीं उसने सपने में क्या देखा कि डरकर दोनों बाहें फैला दी। उसके भिजे और रूंधे गले से केवल इतना ही निकल पा रहा था, माँ हाउ, माँ हाउ। कम्मो ने जल्दी से उठकर उसे गोदी में ले लिया। गोदी में जाते ही शो ने एक बार फिर जोर से चिल्लाया, हाउ हाउ। दोनों बाहें कम्मो के गले में डालकर कस कर उसे छाती से उसने चिपका लिया। कम्मो के में प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। देख शोन, कोई नहीं है, देख तो। पर वह चिपटा ही जा रहा था। डर के मारे उसने आंखें भी नहीं खोली। किसी तरह चुप हुआ तो गिगियानेता हुआ कम्मो से ही चिपटा रहा। कम्मो सोई तो वैसे ही गले में बाहें डाल शोन उसकी छाती से लिपट कर सोया, और देखते ही देखते कम्मो की भी आंख लग गई।